तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने किसे 2024 यंग ग्लोबल लीडर के रूप में चुना है? तो आंसर होगा अद्वैत नायर को। तो अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने नायका की सह संस्थापक और नायका फैशन की सीईओ अद्वैत नायर को 2024 यंग ग्लोबल लीडर के रूप में चुना है। तो इस सम्मान के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ऐसे व्यक्तियों को चुना जाता है जिनकी उम्र 40 साल से कम हो और वे अपने संबंधित क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रहे हों। ये जो नायका कंपनी की हम लोगों ने बात की है, ये एक ब्यूटी एंड फैशन ई कॉमर्स कंपनी है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स आते हैं इसके। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना होती है 1971 में। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में और इसके संस्थापक हैं क्लॉस स्वेब जो एक जर्मन इंजीनियर थे। वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं बॉर्ज ब्रेंडे। अच्छा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में आपने कई बार सुना होगा। जब भी हम रैंकिंग एंड इंडेक्सेस में बात करते हैं तो कई तरह के इंडेक्स, कई तरह के सूचकांक ये जारी करता है। कुछ एक मैं आपको बताऊं तो एक तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स, ये सारे इंडेक्सेस जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब तो इस प्रश्न में पूछ रहे, अभी अप्रैल 2024 में किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ? तो आंसर होगा नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। तो सार्वजनिक उद्यम विभाग ने अभी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया। और ये इस प्रकार कौन से नंबर की नवरत्न कंपनी बन गई? तो आंसर होगा 17वें नंबर की, 17th नंबर की। वैसे ये पॉइंट आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि कौन से नंबर की बनी है, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। क्योंकि आगे मान लो कोई नवरत्न कंपनी है, वो आगे जाकर के महारत्न कंपनी बनेगी तो इनकी संख्या फिर कम हो जाएगी। तो ऐसे कम ज्यादा होती रहती है। तो नंबर नहीं ध्यान रखना है, सिर्फ इसका नाम ध्यान रखना है। वो तो अभी वर्तमान कंडीशन के हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि 17वें नंबर की बन गई है, क्योंकि अभी वर्तमान में एट अ प्रेजेंट 16 नवरत्न कंपनियां हैं, तो ये आकर के 17वीं बन जाएगी। कंपनी की अगर हम बात करते हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा कौन कौन सी महारत्न कंपनियां हैं, कौन कौन सी नवरत्न है, लेकिन पहले कंपनी की बात करते हैं। स्थापना होती है 1979 में, मुख्यालय आपको मिलेगा नोएडा में। और ये जो कंपनी है, नाम से समझ में आ रहा है आपको, फर्टिलाइजर बनाने का काम करती है और बाजार में किसान ब्रांड नाम से इसके फर्टिलाइजर की बिक्री होती है, इसके प्रोडक्ट मिलते हैं। अब एक बार देखते हैं अभी वर्तमान में कितनी महारत्न कंपनियां हैं। तो टोटल 13 है। और 13वें नंबर की लेटेस्ट कौन सी बनी थी? ऑयल इंडिया लिमिटेड। उससे पहले 12वीं बनी थी REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन इंडिया। नवरत्न कंपनियों में हमने देखा ये 17वीं बन गई है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। इससे पहले बना था रिट्स लिमिटेड और उससे पहले बनी थी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो अभी लेटेस्ट वाला ध्यान में रखना है आपको। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में फ्रांस की एक कार कंपनी है, सिट्रियन उसका नाम है, और इसने अभी किसे भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी को। तो ये फ्रांस की कार निर्माता कंपनी है सिट्रियन, और इन्होंने अभी भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है महेंद्र सिंह धोनी को। अच्छा, महेंद्र सिंह धोनी की ही अगर हम बात करें तो अभी किन किन प्रोडक्ट्स के ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे? तो एक तो स्वराज ट्रैक्टर के बने थे, जियो मार्ट के बने थे, लेज के बने थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किसे प्रतिष्ठित कीस KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड यानी कि मानवतावादी सम्मान 2021 से सम्मानित किया? तो आंसर होगा रतन टाटा जी को। तो अभी टाटा ग्रुप के जो चेयरमैन है रतन टाटा जी, इनको प्रतिष्ठित कीस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। तो अभी KIIT और ये KISS इसके जो फाउंडर हैं और कंधमाल लोकसभा सांसद हैं प्रोफेसर अच्युत सामंत, उन्होंने ही अभी रतन टाटा जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया। अब आपको लग रहा होगा कि अवार्ड तो बड़ा पुराना लग रहा है, ये 2021 का है और अब दे रहे हैं क्या? तो वैसे तो इस अवार्ड की घोषणा 2021 में ही कर दी गई थी, लेकिन तब कोविड महामारी के कारण ये दिया नहीं गया था और अब ये दिया जा रहा है। और ये दुनिया भर में मानवीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है, तो इस बार ये दिया जा रहा है रतन टाटा जी को 2021 के लिए। और इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी 2008 में। किसने की थी? अच्युत सामंत ने ही की थी। और ये कौन है भाई साहब? ये KIIT और ये जो आप कीस पढ़ रहे हो उसे KISS, इनके संस्थापक हैं। अब ये है क्या? तो ये यूनिवर्सिटीज हैं। जैसे KIIT का मतलब हो गया कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और कीस का मतलब हो गया कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। अच्छा, रतन टाटा जी से ही आपको 2-3 प्रश्न तो मैं आपको रिवाइज करा दूं।
अभी एक तो महाराष्ट्र सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार मिला था, याद रखना। अभी ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया इनको मिला था, याद रखना। और अभी बिल्कुल लेटेस्ट 2024 में ही पड़ा, पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड इनको मिला था। वैसे इनकी एक ऑटोबायोग्राफी भी याद रखना, नाम है रतन एन टाटा द ऑथोराइज्ड बायो। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसने 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता, तो आंसर होगा मोहम्मद सलेम ने। तो ये जो आप फोटो में देख रहे हो ये है मोहम्मद सलेम, ये रॉयटर्स फोटोग्राफर है और अभी इन्होंने ही 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार को जीत लिया है। इन्होंने गाजापट्टी में अपनी 5 वर्षीय भतीजी के शव को गोद में लिए हुए एक फिलिस्तीनी महिला की तस्वीर ली है और उसी के लिए इन्होंने ये पुरस्कार जीता। इस फोटो में इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि जब इजराइल और गाजापट्टी के बीच में युद्ध चल रहा था तो चाहे लोग इधर के हों या उधर के हों, दोनों तरफ के लोगों ने अपने लोगों को खोया, वो हमेशा के लिए उनसे दूर हो गए। तो उनके दर्द को दिखाया है इस तस्वीर के माध्यम से उन्होंने कि युद्ध में चाहे किसी की भी जीत हो, चाहे कोई भी हारे कोई भी जीते, लेकिन वो जो दर्द है वो दोनों देशों की उन पब्लिक को होता है, लोगों को होता है जो वहां पे निवास करती है। तो सिंपल सा याद रखना है, 2024 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? मोहम्मद सलेम ने जीता है। ये जो पुरस्कार है ये एम्स्टर्डम स्थित वर्ल्ड प्रेस फोटो फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। अच्छा, इसी तरह से आपको कुछ याद आ रहा होगा कि अभी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का खिताब भी जीता था। किसने? तो नीमा सरीखानी ने जीता था। आपको याद होगा बर्फ पे एक पोलर बियर सोया हुआ था, उसकी फोटो के लिए उन्होंने जीता था, याद आया। और ये जो नाम लिखा है मोहम्मद मुस्तफा, ये नाम भी सुना होगा, अभी फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री बने थे ये, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इम्पैक्ट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर को। तो अभी वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल ने वर्ल्ड एनर्जी लीडरशिप अवार्ड 2024 की घोषणा की है। इसमें वैसे तो और भी अवार्ड्स हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वाला यही वाला अवार्ड है, तो आपको ये याद रखना है। और आपको याद होगा 2023 में कोप 28 का आयोजन कहां पे हुआ था? याद है, यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ था। तो उसमें कोप 28 के अध्यक्ष थे ये डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जाबेर, और अभी उन्हीं को एनर्जी ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाने के लिए ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। और अगर डेली आप क्रेक एग्जाम चैनल पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो ये नाम आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं है, क्योंकि अभी 2024 के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको पढ़ाया था कि इनको एक और अवार्ड मिला था S&P ग्लोबल के द्वारा, सेरा वीक लीडरशिप अवार्ड। शायद आपको याद आया होगा, अगर आप पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हो तो याद आएगा। तो देखो इनके नाम से 2 अवार्ड हो गए हमारे पास, तो इनका नाम याद रखना। अच्छा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, अभी मैंने कहा कोप 28 का आयोजन 2023 में कहां पे हुआ था? यूनाइटेड अरब अमीरात में। अब बताओ 2024 में कोप 29 का आयोजन कहां पे होगा? मैंने कई बार आपको रिवाइज कराया है, अभी आप कोशिश करो लिखने की, मैं आपको आगे इसका उत्तर भी दूं। फिर आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में चुनी गई पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? तो आंसर होगा सनफ्लावर वेयर फर्स्ट वंस टू नो। हम बात कर रहे हैं कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 की। कौन सा एडिशन है ये याद रखना, 77वां है। और कहां पे होता है? हर साल ये फ्रांस में होता है। और इस बार एक भारतीय फिल्म है जिसका नाम है सनफ्लावर वेयर फर्स्ट वंस टू नो, जिसके डायरेक्टर हैं चिदानंद नायक। और अभी इनकी जो फिल्म है इसे ला सिनेफ सेक्शन में चुना गया है। ला सिनेफ ये एक तरह की कैटेगरी होती है ना, उसी तरह से ये कैटेगरी है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक और पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, कि अभी एक और भारतीय फिल्म है जिसका नाम है ऑल वी इमेजिन एज लाइट, जिसके डायरेक्टर है पायल कपाड़िया। और इस फिल्म को अभी इसमें एक सेक्शन होता है, एक कैटेगरी बोल दो, जिसे आप बोलते हो पामे डी और सेक्शन, उसके लिए चुना गया या उसमें चुना गया है। और इस सेक्शन में, इस कैटेगरी में 30 साल के बाद किसी भारतीय फिल्म को चुना गया है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। और कांस फिल्म फेस्टिवल में एक अवार्ड के बारे में मैंने आपको करंट अफेयर्स की क्लास में बताया था कुछ दिन पहले ही, कि अभी इसमें कांस फिल्म फेस्टिवल में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ अवार्ड होता है ना, वो होता है पामे डी और अवार्ड। और अभी उसके लिए किसे चुन लिया गया है? जॉर्ज लुकास को चुन लिया गया है, जो कि अमेरिकी फिल्म मेकर है, तो उनका नाम भी याद रखना है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 21 अप्रैल को।
तो हर साल 21 अप्रैल को वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे यानी कि विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य समस्या समाधान में रचनात्मकता और नवाचार के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। याद रखना 15 से लेकर 21 अप्रैल तक विश्व रचनात्मकता और नवाचार सप्ताह भी मनाते हैं। और फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 22 अप्रैल को, यानी कि हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड अर्थ डे की। इसे हिंदी में मातृ पृथ्वी दिवस या फिर अंतरराष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस बोलते हैं। तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड अर्थ डे। और इस बार इसकी थीम क्या है, थीम इंपॉर्टेंट रहेगी भैया, ग्रह बनाम प्लास्टिक यानी कि प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक। और इस थीम का उद्देश्य है पृथ्वी पर बढ़ रहे प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में लोगों को जागरूक करना और प्लास्टिक के विकल्प, उसके ऑल्टरनेटिव्स की तलाश करना। और अगर आपको याद हो तो 22 की तिकड़ी में आपको याद करवाता हूं, मतलब 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। तो 22 मार्च को हम वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं, 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे और 22 मई को वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, जैव विविधता दिवस। तो लगातार 3 महीने और उनकी 22 तारीख को ये दिवस होते हैं, तो ये आप ध्यान में रखना, ऐसे याद रखना आपको आसान रहेगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि किस प्लेनेट को या किस ग्रह को पृथ्वी की बहन अर्थ सिस्टर कहते हैं, तो आंसर होगा वीनस को यानी कि शुक्र को। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, यह भी ध्यान में रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 23 अप्रैल को। तो हर साल 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे के रूप में मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है, रीड योर वे। पहली बार इस दिन को 1995 में मनाया गया था। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 24 अप्रैल को। तो हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार इस दिवस को 2011 में मनाया गया था, तो इस बार ये 14वां पंचायती राज दिवस मनाया गया। अच्छा, 24 अप्रैल को ही क्यों, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था, इसीलिए हम इसे 24 अप्रैल को मनाते हैं। और इस 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारत में पंचायती राज संस्थानों के साथ ही स्थानीय शासन की त्रिस्तरीय प्रणाली भी शुरू। तो त्रिस्तरीय प्रणाली ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर लागू होती है। और इसी से एक अच्छा प्रश्न निकल के आता है कि किस समिति की सिफारिश पे ये त्रिस्तरीय प्रणाली की स्थापना हुई थी, तो बलवंत राय मेहता समिति। तो ध्यान रखना है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब, 24 अप्रैल को। अभी फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में किस राज्य ने खोंगजोम दिवस मनाया, तो आंसर होगा मणिपुर। अब पहले हम ये बात कर लें कि ये दिवस मनाते क्यों हैं। तो मणिपुर के खोंगजोम में 23 अप्रैल को एंग्लो मणिपुरी युद्ध हुआ था, उसी की याद में ये दिन मनाया जाता है। इस युद्ध में मणिपुर जैसे छोटे राज्य ने ब्रिटिश उपनिवेशक विस्तार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और अपनी मातृभूमि की गरिमा और सम्मान की रक्षा करते हुए काफी सारे यहाँ के जो सैनिक थे, जो लोग थे, वो शहीद हुए थे। वैसे फाइनली इस युद्ध में हमारी हार हुई थी। तो हर साल इस युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले बहादुर सेनाओं को सम्मानित करने के लिए 23 अप्रैल को हम ये खोंगजोम दिवस के रूप में मनाते हैं। कहाँ पे, मणिपुर में। फिर आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 25 अप्रैल को। तो हर साल 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे के रूप में मनाया जाता है। थीम क्या है, अधिक न्याय संगत दुनिया के लिए मलेरिया के खिलाफ लड़ाई को तेज करना। इंग्लिश में बोलोगे तो एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। पहली बार मलेरिया दिवस 2008 में मनाया गया था। मलेरिया किसके काटने से फैलता है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है, क्योंकि उसकी लार में प्लाज्मोडियम नाम का एक प्रोटोजोआ होता है, परजीवी होता है। वो मुख्य कारण होता है मलेरिया का, क्योंकि वो हमारे ब्लड में पहुंचता है और फिर मलेरिया का कारण बनता है। मतलब मादा एनाफिलीज तो है ना, वेक्टर का काम करती है, उसे फैलाने का काम करती है। मेन जो दोषी है, मेन जो कारण है, वो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है। और इसकी जो मुख्य दवा होती है वो कुनेन की दवा होती है, जो कि सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है। वैसे WHO ने एक वैक्सीन को मंजूरी दे दी है, मलेरिया की पहली वैक्सीन बन गई है। वो क्या नाम है उसका नाम है मॉस्क्यूरेक्स। और मलेरिया में किसकी कमी हो जाती है, तो याद रखना RBC की कमी होती है। आपको ये भी बता दूं कि 1897 में सर रोनाल्ड रॉस ने पाया कि मनुष्यों में मलेरिया मादा मच्छरों के द्वारा फैलता है। कभी पूछ ले तो ध्यान में रखना ये लाइन भी। और वैसे हमारा मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य है 2030 का।
और अगर आपसे पूछे ना कि ऑक्सफोर्ड के मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना था, तो वो घाना देश बना था। अभी मैं आपको तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में किसे लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा नोवाक जोकोविच को। तो अभी 22 अप्रैल को स्पेन के मैड्रिड में 25वीं लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड सेरेमनी हुई और इसमें वर्ल्ड नंबर 1 जो टेनिस प्लेयर हैं, जो सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं, नाम है नोवाक जोकोविच, और अभी इन्हीं को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया। मैं आपको बता दूं कि नोवाक जोकोविच ने 5वीं बार यह अवार्ड जीता है और ये जो अवार्ड दिया जाता है ना, ये खिलाड़ी के पिछले साल के अचीवमेंट के आधार पर दिया जाता है। उस खिलाड़ी ने पिछले साल क्या क्या अचीवमेंट हासिल किए हैं, उसी के बिहाफ पे ये अवार्ड दिया जाता है किसी खिलाड़ी को। तो पिछले साल नोवाक जोकोविच ने कौन कौन सी चैंपियनशिप जीती थी, आपको याद होगा। साल में जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं उसमें से 3 इन्होंने जीते थे। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन में मेन सिंगल का टाइटल इन्होंने जीता था। और वे 24 ग्रैंड स्लैम के साथ मेन सिंगल में सबसे ज्यादा टाइटल जीतने वाले खिलाड़ी भी हैं। अच्छा, वहीं हम महिलाओं में अगर बात करें कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसे मिला, तो स्पेन की जो मिडफील्डर है एटना बोनमाटी को मिला है। ये एक फुटबॉल प्लेयर है और एटना बोनमाटी को पिछले साल फीफा वर्ल्ड कप में गोल्डन बॉल ट्रॉफी मिली थी। अच्छा, एक और अवार्ड यहाँ पे याद रखना, एक और कैटेगरी है, लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? स्पेन की वुमेन्स फुटबॉल टीम को मिला है। बाकी और भी अलग अलग कैटेगरी होती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये 3 कैटेगरी है कि पुरुषों में किसे मिला, यानी कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया, तो नोवाक जोकोविच आंसर करना। ये एक टेनिस प्लेयर हैं, कहां से बिलोंग करते हैं, तो सर्बिया से। ये हो गया। महिलाओं में बात करें कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 किन्हें चुना गया, तो स्पेन की फुटबॉल प्लेयर है, नाम है एटना बोनमाटी। और टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला, तो स्पेन की वुमेन्स फुटबॉल टीम को। तो यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में सौरव घोषाल ने संन्यास की घोषणा कर दी है, उनका संबंध किस खेल से है, तो आंसर होगा स्क्वैश। तो भारत के सबसे सफल पुरुष स्क्वैश प्लेयर हैं सौरव घोषाल, और अभी उन्होंने पेशेवर स्क्वैश से संन्यास की घोषणा कर दी है। फिर आपसे पूछ रहे, फिडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए, तो आंसर होगा डी गुकेश। तो टूर्नामेंट का नाम क्या है? फिडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2024। कहां पे हुआ? टोरंटो कनाडा में। अभी 3 से लेकर 21 अप्रैल तक हुआ ये। और इसमें पुरुषों में विजेता रहे डी गुकेश, जो ये टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। वे मात्र 17 साल के हैं और ये टूर्नामेंट जीतने वाले विश्वनाथ आनंद के बाद वे दूसरे भारतीय भी बन गए हैं। अच्छा, उन्होंने यहाँ पे किसको हराया? अमेरिका के हिकारू नाकामुरा को हराया, नहीं नाकामुरा को हराया, हिकारू नाकामुरा। ये तो यहाँ पे हमने पुरुषों की बात कर ली, यानी कि मेंस कैटेगरी। महिलाओं में विजेता कौन रही? तो चीन की तान झोंगी ये विजेता रही है। पुरुषों का ध्यान रखना, वो भारतीय हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। डी गुकेश है कहाँ से, किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, चेन्नई के रहने वाले हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में 2024 एटीपी बार्सिलोना ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता, तो आंसर होगा कैस्पर रूड ने। यहां हम बात कर रहे हैं एटीपी बार्सिलोना ओपन 500 टेनिस टूर्नामेंट की। इसको जीत लिया है कैस्पर रूड ने। ये नॉर्वे के टेनिस प्लेयर है। किसे हराया इन्होंने? स्टेफानोस सित्सिपास को हराया, जो कि ग्रीस के प्लेयर हैं। याद रखना, ये पुरुषों का टूर्नामेंट है, इसमें महिलाओं का नहीं होता है, ये केवल पुरुषों का टूर्नामेंट होता है। और ये कैस्पर रूड ने अपने करियर की सबसे बड़ी ट्रॉफी जीती है। मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे देखो ये 500 लिखा हुआ है ना, इस 500 का मतलब होता है 500 रैंक वाला टूर्नामेंट है ये। मतलब जिसने भी इसे जीता है, जैसे कि अभी वर्तमान में ये वाला तो इन्होंने कैस्पर रूड ने जीत लिया, तो जो जीतता है उसको 500 पॉइंट मिलते हैं। और ये पॉइंट्स से ही डिसाइड होती है खिलाड़ियों की रैंकिंग। जिसके सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं वो रैंकिंग में टॉप पर होता है। भाई जितने ज़्यादा टूर्नामेंट जीतते जाओगे, पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे, तो आप अच्छे पॉइंट्स के साथ अच्छी रैंक पे आते जाओगे। तो ये कैस्पर रूड ने अपने करियर की सबसे बड़ी ट्रॉफी जीती है, इसलिए मैंने कहा। क्योंकि अभी तक जितने भी इन्होंने टूर्नामेंट जीते थे वो सब कम पॉइंट्स के टूर्नामेंट हुआ करते थे, 250 पॉइंट्स के टूर्नामेंट हुआ करते थे। अभी आपको याद हो तो कुछ समय पहले मोंटे कार्लो जो टेनिस टूर्नामेंट हुआ था, उसमें कैस्पर रूड हार गए थे
वो 1000 पॉइंट वाला टूर्नामेंट था। हम उसको कैसे बोलते हैं? मोंटे कार्लो मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट। तो मतलब जिसने भी उसको जीता उसको 1000 पॉइंट मिले थे। और वैसे उसको जीता किसने था? स्टेफानोस सित्सिपास ने जीता था। वैसे ये कैस्पर रूड दुनिया में पुरुषों की टेनिस रैंकिंग में कौन से स्थान पे आते हैं? तो 6ठे नंबर पे आते हैं। इस टूर्नामेंट की बात करें बार्सिला ओपन की, तो क्ले कोर्ट पे खेला जाने वाला ये टूर्नामेंट है। और आपको बता दूं, किंग ऑफ क्ले कोर्ट किन्हें कहते हैं हम? राफेल नडाल को। और राफेल नडाल ने इस टूर्नामेंट को रिकॉर्ड 12 बार जीता है। तो इस प्रश्न में पूछ रहे अभी हाल ही में 9वें आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो आंसर होगा उसेन बोल्ट को। तो अभी आईसीसी ने 9वें आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए वेस्ट इंडीज के जमैका के महान धावक उसेन बोल्ट को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पहले इस वर्ल्ड कप की बात करते हैं, ये कब और कहां पे होंगे। तो 1 से लेके 29 जून 2024 तक ये होंगे कहां पे? वेस्ट इंडीज और अमेरिका में होंगे। याद रखना, इसमें कनाडा, युगांडा और अमेरिका की टीमें पहली बार हिस्सा ले रही है और पहली बार इसमें 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो पहला T20 वर्ल्ड कप है वो 2007 में हुआ था, साउथ अफ्रीका में हुआ था। उसको भारत ने जीता था, पाकिस्तान को हराया था। और अभी लास्ट टाइम आखिरी वाला 2022 में हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, उसको इंग्लैंड ने जीता था, लेकिन हारा तब भी पाकिस्तान ही था। और अभी 2024 वाला कहां पे? याद, और अमेरिका में कौन सा संस्करण है? नवा संस्करण है। तो इतनी बातें यहां से आपको याद रखनी है। पहले मैं आपको आईसीसी के बारे में बताता हूं। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल स्थापना होती है 1909 में। हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले, ये न्यूजीलैंड से हैं। और सीईओ हैं जॉफ एलार्डिस, ये कहां से हैं? ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस अरब देश ने पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू किया? तो आंसर होगा कुवैत ने। तो अभी कुवैत में पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ। वहां पर हर रविवार को कुवैत रेडियो पर FM 93.3 और FM 96.3 पर एक हिंदी कार्यक्रम शुरू हुआ है। और अभी कुवैत में जो भारतीय दूतावास है उसने कुवैत रेडियो पर हिंदी कार्यक्रम शुरू करने, सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ाने और भारत और कुवैत के बीच घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अभी कुवैत की सूचना मंत्रालय की सराहना की है। तो सिंपल सा वन लाइनर में है, ये तो ध्यान में रखना। किस देश में अभी पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू हुआ? तो कुवैत में। ये रहा मैप में कुवैत। कैपिटल कुवैत सिटी है, करेंसी है कुवैती दिनार। और अभी इसके नए प्रधानमंत्री बने थे, नाम है शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा। तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा CSIR में। तो अभी हमने अर्थ डे मनाया कब? 22 अप्रैल को। तो उसी मौके पर CSIR ने नई दिल्ली में जो उसका मुख्यालय है वहां पर भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित की है, जिसका उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन और उसके बुरे प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना। CSIR की पहले बात करते हैं। फुल फॉर्म होती है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी स्थापना 1942 में की थी भारत सरकार ने। देश में वैज्ञानिक अनुसंधान और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की थी। मुख्यालय नई दिल्ली में। और इसकी हेड का नाम याद रखना, क्योंकि इस पद पर आने वाली यानी कि इसकी प्रमुख बनने वाली ये पहली महिला हैं। नाम है नल्ला थंबिकलाई सेल्वी। और घड़ी से ही आपको याद आएगा अभी विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहां पे स्थापित की गई, कहां लगाई गई? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और जलवायु से एक सूचकांक, एक इंडेक्स आपको याद आता होगा, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो उसमें भारत की रैंक याद रखना, भारत 7वें स्थान पे था। फिर आपसे पूछ रहे कि अभी अप्रैल 2024 में शोम्पेन जनजाति ने कहां पर पहली बार लोकसभा 2024 के लिए मतदान किया? तो आंसर होगा अंडमान निकोबार। तो अभी अंडमान निकोबार की कुछ महत्वपूर्ण ट्राइब्स हैं, पहले तो वो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि शोम्पेन हो गया, सेंटलीज हो गया, जारवा हो गया, ओंग हो गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जनजातियां हैं जो कि अंडमान निकोबार में मिलती है। और अभी इन्हीं में से एक ये है शोम्पेन ट्राइब, और इसने लोकसभा चुनाव में पहली बार हिस्सा लिया। ये भारत के विशेष रूप से सबसे कमजोर जनजातीय समूहों में से एक है, यानी कि PVTG ग्रुप में आते हैं ये। PVTG क्या होता है? सबसे कमजोर जनजातीय समूहों को PVTG कहा जाता है। फुल फॉर्म होती है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप। अच्छा, यहां से भी आपके 2-3 अच्छे प्रश्न बन जाते हैं। पहला प्रश्न तो ये बन जाएगा
कि किस आयोग के द्वारा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी कि पीवीटीजी की एक अलग श्रेणी बनाई गई थी? तो याद रखना, डेबर आयोग 1973 में। और पूछे पीवीटीजी में कितनी ट्राइब्स शामिल हैं? 75। अच्छा, अगर क्वेश्चन पे आते हैं हमारे, तो मैं आपको यह भी बता दूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार केवल 229 लोगों की आबादी ही इस ट्राइब में पाई गई। मतलब इस जनजाति में, इस ट्राइब में 229 लोग ही थे जब ये जनगणना हुई थी। अभी हो सकता है बढ़ गए हो सकता है घट गए हो, लेकिन ये डेटा है तो डेटा से प्रश्न बनते हैं। तो याद रखना, अभी पहली बार इस ट्राइब के 7 सदस्यों ने अंडमान निकोबार की एकमात्र लोकसभा सीट के लिए मतदान किया। यहाँ वोटिंग बूथ का नाम था शोम्पेन हट, और ये आप इमेज में देख रहे हो। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो, इलेक्शन का जो मैस्कॉट है, जो शुभंकर है, वो क्या है? निकोबार मेगापोड। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लो। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अभी अप्रैल 2024 में पहला व्यक्तिगत महासागर दशक सम्मेलन 2024 ये कहाँ पे आयोजित किया गया? तो आंसर होगा स्पेन में। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ओशियन डिकेड कॉन्फ्रेंस यानी कि महासागर दशक सम्मेलन 2024 की। ये पहली बार हुआ इसका आयोजन, तो इंपॉर्टेंट है, मतलब पहला एडिशन है। कहाँ पे हुआ? बार्सिलोना, स्पेन में। 10 से लेकर अभी 12 अप्रैल 2024 तक हुआ था ये आयोजन। किसने किया? स्पेन की सरकार ने यूनेस्को के इंटर गवर्नमेंटल ओशियोनोग्राफिक कमीशन यानी कि अंतर सरकारी महासागरीय आयोग के साथ मिलकर के इसका आयोजन किया। थीम भी है, हम जो महासागर चाहते हैं उसके लिए आवश्यक विज्ञान प्रदान करें, यानी कि डिलीवरिंग द साइंस वी नीड फॉर द ओशन वी वांट। और इस सम्मेलन को आयोजन करने का उद्देश्य क्या है? तो सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने में हुई प्रगति की समीक्षा करना और हितधारकों के बीच सहयोग को आगे बढ़ाना। और इस सम्मेलन में भारत को रिप्रेजेंट किया हमारे जो पृथ्वी विज्ञान सचिव हैं एम रविचंद्रन ने। अच्छा, साथ में ये पॉइंट भी ध्यान रखना कि भारत ने भी अभी हिंद महासागर क्षेत्र दशक सम्मेलन का आयोजन किया था। कहाँ पे किया था? हैदराबाद में। फिर आपसे पूछ रहे, अभी अप्रैल 2024 में पहला अंतरराष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन ये कहाँ पे आयोजित हुआ? तो आंसर होगा नेपाल में। तो पहला अंतरराष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ? नेपाल में हुआ। उद्देश्य क्या रहा? नेपाल को दक्षिण एशिया में यौन अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना। अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ, देखते हैं किसको पता है। वैसे सबको पता होगा कि मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो ये एक टीकाकरण कार्यक्रम है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो शुरू हुआ था 2014 में। और इसी तरह से याद होगा इंद्रधनुष योजना जो कि बैंकिंग सुधार के लिए लाई गई थी। कब? 2015 में। तो ये दोनों ध्यान रखना। और अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने गुजरात के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 चुना था? तो आंसर होगा धोर्डो गांव। गुजरात का धोर्डो गांव है वो। और अभी गुजरात के द्वारका में ही भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन भी लॉन्च हुआ था, ये भी ध्यान में रखना। वैसे हम राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, नेशनल टूरिज्म डे मनाते हैं 25 जनवरी को, और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाते हैं 27 सितंबर। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अभी अप्रैल 2024 में छठे अंतरराष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो याद रखना, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। कहां पे? नई दिल्ली में हुआ। इस बार ये इसका छठा संस्करण था और इसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हिस्सा लिया। और वहां पे उन्होंने कहा कि बेहतर कल के लिए ऐसे बुनियादी ढांचे में निवेश के महत्व पर जोर दिया जाए जो आपदाओं का सामना कर सके। मतलब हमें एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है जो डिजास्टर का सामना कर सके, चाहे फिर भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, तूफान आ जाए। हमारी जो बिल्डिंग्स हैं, हमारे जो ब्रिजेस हैं, पुल वगैरह हैं, जो रोड हैं, उनका कुछ ना बिगड़े, वो टूटे फूटे ना। तो इस तरह का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जो डिजास्टर का, आपदाओं का सामना कर सके। और थीम क्या रही इस बार के सम्मेलन की? इन्वेस्टिंग टुडे फॉर अ मोर रेजिलिएंट टुमारो, यानी कि अधिक लचीले कल के लिए आज निवेश करें। और मैं आपको बता दूं, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन को 2019 में जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन हुआ था न्यूयॉर्क में, वहां पे मोदी जी ने ही इसको लॉन्च किया था। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा नई दिल्ली में। फिर आपसे पूछ रहे कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा तमिलनाडु।
तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का निर्यात करने के मामले में तमिलनाडु टॉप पे रहा है। मतलब पूरे भारत में जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का एक्सपोर्ट हुआ, उसका निर्यात हुआ, उसका लगभग 33% केवल अकेले तमिलनाडु से हुआ है। दूसरे स्थान पे इसमें कर्नाटक रहा, तीसरे पे उत्तर प्रदेश, चौथे पे महाराष्ट्र रहा। अच्छा, ये तो हमने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट के बारे में बात करी है कि बताओ किस राज्य से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का एक्सपोर्ट हुआ, तो आपने कह दिया तमिलनाडु। लेकिन अगर आपसे पूछे कि टोटल एक्सपोर्ट के मामले में, टोटल एक्सपोर्ट वैल्यू के हिसाब से कौन सा राज्य टॉप पर है, तो फिर उत्तर हो जाएगा गुजरात, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र और फिर तीसरे नंबर पे तमिलनाडु हो जाएगा। बात आपको समझ में आ रही है? दोनों रैंकिंग जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर मैं केवल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को देख करके रैंकिंग दूंगा तो पहले स्थान पे तमिलनाडु को रखूंगा। लेकिन अगर मैं टोटल एक्सपोर्ट्स की बात करता हूं कि उस राज्य से जितना भी जो भी कुछ एक्सपोर्ट हुआ है, उस मामले में अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है या सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कहां से हुआ, तो गुजरात से हुआ। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में वैश्विक सैन्य खर्च पर सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत कौन से स्थान पे रहा, तो आंसर होगा चौथे स्थान पे। इससे पहले 2022 में भी भारत चौथे स्थान पे था। तो ये रिपोर्ट किसने जारी की है? सिप्री ने। सिप्री मतलब स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा स्टॉकहोम स्वीडन में। और इस रिपोर्ट में क्या बताया जाता है, तो ये अपनी रिपोर्ट में सेना से संबंधित डेटा रिलीज करता है, जैसे कि सैन्य खर्च के मामले में कौन सा देश किस स्थान पर है, न्यूक्लियर वेपन्स किसके पास ज्यादा हैं, कौन सबसे ज्यादा हथियार खरीद रहा है, कौन सबसे ज्यादा हथियार बेच रहा है, इस तरह की ये रिपोर्ट जारी करता है। इस बार की सिप्री की ये रिपोर्ट क्या बताती है कि 2023 में सैन्य खर्च के मामले में कौन सा देश किस स्थान पर है। तो पहले स्थान पे रखा अमेरिका को, दूसरे पे चाइना को, तीसरे पे रशिया को और चौथे पे भारत को रखा है। मतलब सबसे ज्यादा अपनी सेना पे खर्च अमेरिका करता है और इस मामले में भारत चौथे स्थान पर है। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 2023 में 2022 की तुलना में विश्व में सैन्य खर्च यानी कि जो मिलिट्री पे स्पेंड हो रहा है, जो खर्च हो रहा है, उसमें बढ़ोतरी देखी गई, वृद्धि हुई है। कितनी बढ़ोतरी हुई? 6.8% की। और भारत के रेस्पेक्ट में बात करें तो भारत ने 2023 में कितना मिलिट्री में खर्च किया, तो $83.6 बिलियन। और अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी 2024-25 के इंटरिम बजट में भारत सरकार ने रक्षा खर्च के लिए कितना आवंटित किया, तो आंसर होगा 6.21 लाख करोड़ रुपए। और यह आवंटन भारत की जीडीपी का 1.89% है। अच्छा, अभी कुछ समय पहले सिप्री की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया था कि हथियार आयात यानी कि हथियार को इंपोर्ट करने के मामले में टॉप पर कौन सा देश है, तो भारत उसमें टॉप पे था। और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है हथियारों का, सबको पता है, आंसर होगा अमेरिका। दूसरों को लड़ाओ, अपने हथियार बेचो, बस यही काम रहता है। और एक फायर पावर इंडेक्स आया था अभी, उसमें भी याद रखना भारत चौथे स्थान पे था। फायर पावर इंडेक्स क्या बताता है कि विश्व में किस देश की सेना कितनी शक्तिशाली है। तो भारत की जो सेना है वो विश्व की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है, आर्मी है। इसी तरह से शेयर मार्केट के मामले में भी भारत चौथे स्थान पे था। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा नईमा खातून को। तो अभी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने प्रोफेसर नईमा खातून को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कुलपति यानी कि वाइस चांसलर नियुक्त किया है। और इस तरह से वे इस पद पर आने वाली यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर बन गई है। कार्यकाल इनका रहेगा 5 साल या 70 वर्ष आयु, जो भी पहले हो। तो याद रहेगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ये पहली महिला कुलपति यानी कि वाइस चांसलर बनी है। मैं आपको ये भी बता दूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला चांसलर कौन रही थी? बेगम सुल्ताज रही थी 1920 में। और एक और प्रश्न याद रखना, अगर पूछे कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी थी? शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित 2022 में बनी थी ये। लेकिन अभी क्वेश्चन इस तरीके का है तो मैंने आपको वो भी रिवाइज करा दिया लगे हाथ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें, स्थापना होती है 1920 में। इसके संस्थापक कहे जाते हैं सर सैयद अहमद खान। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के पद पर किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा गीता सभरवाल को।
तो अभी यूनाइटेड नेशन के जो महासचिव है एंटोनियो गुतेरेस, अभी उन्होंने भारत की गीता सबरवाल को इंडोनेशिया में यूनाइटेड नेशन की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया है। तो इनका नाम ध्यान में रखना। ये नलिन प्रभात का नाम भी इंपॉर्टेंट है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल है, और इन्हीं से मिलता जुलता नाम मैंने जानबूझ करके ऑप्शन में लिखा आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि एग्जाम में जाकर के कंफ्यूज हो उससे अच्छा यही कंफ्यूज हो जाओ। नलिन नेगी का नाम, अभी भारत पे के सीईओ बने थे ये, और दिनेश कुमार त्रिपाठी तो नाम है ही सही इंपॉर्टेंट, भारतीय नौसेना के नए प्रमुख हैं ये। यूनाइटेड नेशन की बात कर लो, 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना होती है, न्यूयॉर्क में मुख्यालय है, हेड है एंटोनियो गुतेरेस, और ये कहां से है? पुर्तगाल से हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में त्रिशूरपुरम उत्सव ये कहां पे मनाया गया? तो आंसर होगा केरल में। तो त्रिशूरपुरम एक भव्य मंदिर उत्सव है, इसे केरल में मनाया जाता है। ये 7 दिनों तक ये चलता है, 7 दिनों तक इसे मनाया जाता है। कहां पे? केरल के त्रिशूर जिले में वडक्कुनथन मंदिर में, जो कि एक शिव मंदिर है, वहां पे इस उत्सव को मनाया जाता है। अच्छा, यहाँ पे केरल के कुछ महोत्सव, कुछ फेस्टिवल मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं, जैसे कि ओणम फेस्टिवल, जैसे कि त्रिशूरपुरम फेस्टिवल जो अभी हमने देखा, जैसे कि अट्टुकल पोंगल फेस्टिवल भी यहाँ पे होता है, मकर विलक्कू त्योहार यहाँ मनाया जाता है, विशु फेस्टिवल यहाँ पे मनाया गया था, पहला अंतरराष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव कहाँ पे मनाया गया था? तो भी आंसर होगा केरल। फिर आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में चिथिराई त्योहार ये कहाँ पे मनाया गया? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु के मदुरै में मीनाक्षी मंदिर है, और वहीं पे ये चिथिराई त्योहार मनाया जाता है। ये 15 दिनों तक मनाया जाता है, और इस दिन भगवान विष्णु अपनी बहन यानी कि मीनाक्षी यानी कि माँ पार्वती और भगवान सुंदरेश्वर यानी कि भगवान शिव जी, इनके विवाह समारोह में शामिल होने आते हैं, जिसे चिथिराई के रूप में मनाते हैं। तो सिंपल से याद रखेंगे, चिथिराई त्योहार ये कहाँ से संबंधित है, कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। अच्छा, ये मंदिर आप याद रखना, ये मंदिर एक बार एग्जाम में पूछा गया था। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु के मदुरै में वैगई नदी के किनारे ये मंदिर स्थित है। अच्छा, तमिलनाडु के ही कुछ इंपॉर्टेंट महोत्सव में आपको रिवाइज कराऊं तो एक तो पोंगल उत्सव हो गया, ये तमिलनाडु में मनाया जाता है, और इसी मौके पर यहाँ पे जल्लीकट्टू का आयोजन होता है, जिसमें क्या होता है आपको पता है, एक बेल को दौड़ाते हैं, फिर उसे कंट्रोल करना होता है। थाईपुसम त्योहार यहाँ का बड़ा फेमस है। उसी तरह से आदि पेरक्कू हो गया। तो ये तमिलनाडु के तो इंपॉर्टेंट महोत्सव हो गए। फिर आपसे पूछ रहे हैं अप्रैल 2024 में भारतीय नौसेना ने पूर्वी लहर अभ्यास का आयोजन कहां पे किया? तो आंसर होगा भारत के पूर्वी तट पर। तो एक्सरसाइज का नाम क्या है? पूर्वी लहर। किसने इसका आयोजन किया? भारतीय नौसेना ने। कहां पे? भारत के पूर्वी समुद्री तट पर। और इस अभ्यास को करने का उद्देश्य क्या रहा? तो क्षेत्र की समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटना और भारतीय नौसेना की तैयारियों का मूल्यांकन करना। अच्छा, भारतीय नौसेना की हम बात करते हैं तो अगर स्टार्टिंग से बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1612 में रॉयल इंडियन नेवी के नाम से नौसेना की स्थापना की थी। फिर 1950 में भारतीय नौसेना के नाम से इसे पुनर्गठित किया गया था। आप जानते हो भारतीय नौसेना दिवस हम कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। अच्छा, सबसे अच्छा प्रश्न तो ये रहेगा कि हमारे जो अभी नए नेवल चीफ बने हैं, नौसेना प्रमुख बने हैं, उनका नाम क्या है? तो आंसर होगा दिनेश कुमार त्रिपाठी। किनके स्थान पर? आर हरि कुमार के स्थान पे। इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिलेगा। और भारतीय नौसेना की 3 कमानें हैं, देखो उनके मुख्यालय आपको पता होने चाहिए, जैसे कि पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय मुंबई में है, पूर्वी नौसेना कमान का मुख्यालय विशाखापत्तनम में, और दक्षिणी नौसेना कमांड का मुख्यालय कोच्चि में आपको मिलेगा। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी किसने हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा नाम की बुक को लिखा है? तो आंसर होगा PS श्रीधरन पिल्लई। और ये कौन है? गोवा के गवर्नर है वर्तमान में, PS श्रीधरन पिल्लई। और इन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा। इस बुक में उन्होंने गोवा की पक्षी विविधता के बारे में बताया है। आपको याद हो तो अभी कुछ समय पहले ही, अभी शायद मेरे ख्याल से फरवरी की ही बात है, फरवरी में ही इन्होंने एक और बुक लिखी थी। आप बता सकते हो उस बुक का नाम क्या है? तो आंसर होगा बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक।